नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे चाचा रमेश जी के साथ घटित हुई थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें डर, रहस्य और एक अजीबोगरीब अनुभव छिपा है। ये कहानी उन दिनों की है जब चाचा जी रेलवे में नौकरी करते थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रेलवे फाटक पर लगी थी। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में सुनसान पटरियों पर भटकते हुए कुछ अजीब महसूस किया है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण ड्यूटी पर जाते हुए अचानक आपके सामने कोई ऐसा प्रेतात्मा आ जाए जो आपकी जान के पीछे पड़ जाए? तो चलिए रमेश जी की जुबानी सुनते हैं वो खौफनाक रात जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। इस डरावनी घटना को सुनने के बाद शायद आप भी रात को अकेले रेलवे ट्रैक पर चलने से डरने लगेंगे। तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला हूं। ये बात तब की है जब मैं नया रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगा था। मेरी ड्यूटी रेलवे के डी ग्रुप में लगी थी और इसी वजह से मुझे एक रेलवे फाटक पर ड्यूटी दी गई थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरा ट्रांसफर उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव में दो लोग मिलकर रेलवे फाटक की ड्यूटी करते थे। मेरी दिन की ड्यूटी होती थी तो मेरा साथी रात की ड्यूटी करता था, और जब मेरी रात की ड्यूटी होती थी तो उसकी दिन की। मतलब हम अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। जिस दिन यह घटना हुई मेरी नाइट ड्यूटी थी। यह बात करीब 30 साल पहले की है, शायद 1990 के आसपास की। उस वक्त मैं उसी गांव में किराए पर रहता था और हर दिन शाम को 6 बजे तक अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता था। मैं लगभग 5 बजे कमरे से निकलता था। रात की ड्यूटी सिर्फ फाटक पर खड़े रहने की नहीं थी, बल्कि हमें एक फाटक से दूसरे फाटक तक 3 बार रात में जाकर चक्कर लगाना पड़ता था। मतलब मैं अपने फाटक से अगले गांव के फाटक तक जाता था और वहां का कर्मचारी मेरे फाटक तक आता था। ये ड्यूटी इसलिए थी ताकि हम यह देख सकें कि पटरियों में कोई खराबी तो नहीं है, खासकर सर्दियों में। सर्दियों में लोहे की पटरियां ठंड से अकड़ कर टूट जाती थीं, इसलिए हमारी यह चेकिंग ड्यूटी थी। उस वक्त टॉर्च वगैरह नहीं होती थी। रेलवे की तरफ से हमें एक लालटेन दी जाती थी। रात को पहली ट्रेन के गुजरने के बाद करीब 10 बजे मुझे अपने फाटक से अगले गांव के फाटक की तरफ निकलना पड़ता था और 1 बजे आने वाली ट्रेन से पहले वापस लौटना होता था। मेरे गांव से दूसरे गांव के फाटक की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर थी और इस दूरी को रात के घने अंधेरे में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी में पटरियों को चेक करते हुए तय करना पड़ता था। इसमें आने जाने दोनों ही शामिल थे और यह पूरा काम करीब 3 घंटे में पूरा होता था। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं आराम से रात की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ कुछ अजीब घटित हुआ। उस दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो हल्की बारिश होने लगी। सर्दियों का मौसम था और बारिश ने ठंड को और भी कड़ाके की बना दिया। मैं सोच रहा था कि इस ठंड में पटरियों की चेकिंग करना बहुत कठिन होगा। जैसे ही रात 10 बजे वाली ट्रेन गुजरी, मैंने अपनी लालटेन उठाई और पटरियों के साथ साथ उस दूसरे गांव के फाटक की ओर चल पड़ा। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी, बस हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। मैं अपनी लालटेन की रोशनी में पटरियों पर चलते चलते काफी दूर आ चुका था। दोनों गांवों के बीच का रास्ता काफी सुनसान था। कहीं ऊंचे टीले थे तो कहीं खुला मैदान, जो रात के अंधेरे में बहुत ही डरावना लगता था। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उस रात मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। कई दिन से मैं उसी रास्ते पर आ जा रहा था और अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसने मुझे डराया हो। मैं पटरियों पर चलते हुए गाने गुनगुनाता जा रहा था जब अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने अपने कदम रोककर इधर उधर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज किया और फिर से तेज कदमों से चलने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो, पर इस बार मैंने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। अब लालटेन की हल्की रोशनी में मुझे अपने बराबर किसी की परछाई दिखाई देने लगी। मेरा दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और चलता रहा। फिर अचानक मेरी नजर ऊपर की ओर गई, जहां पटरियों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे।
तभी मेरी लालटेन की रोशनी में मुझे एक आकृति नजर आई जो टीले के ऊपर खड़ी थी। मुझे पहले लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह आकृति स्पष्ट हो गई। वह किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके कपड़े बहुत पुराने और फटे पुराने थे। वह बिना कोई हलचल किए सिर्फ मुझे घूर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वह इंसान मिट्टी के टीले से दौड़ता हुआ सीधे मेरे पास आकर पटरियों के बगल में रुक गया। उसे देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। उस सर्दी के मौसम में भी मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगा और मेरा गला सूख गया था। मैं बार बार अपना थूक निगल रहा था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे सामने खड़ा यह इंसान आखिर कौन है। उसका हुलिया बहुत अजीब था। उसने सिर से लेकर पांव तक सफेद कपड़े जैसा कुछ पहना हुआ था और उसके सिर पर लंबे लंबे बाल थे जो उसकी कमर तक लहराते हुए गिर रहे थे। घने अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कपड़े और बाल देखकर मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने जल्दी से उसकी शक्ल साफ देखने के लिए अपनी लालटेन की रोशनी उस पर डाली। जैसे ही उसकी शक्ल पर रोशनी पड़ी, मैं खौफ के मारे कांप गया। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ से लालटेन गिरकर नीचे टूट गई और बुझ गई। अब चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। मेरे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस अंधेरे में मैंने पहली बार उसकी गुर्राती हुई आवाज सुनी। उसने अजीब से अंदाज में कहा, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों से एक शिकार की तलाश में थी और मैं कई दिनों से तुझे देख रही थी। आज मौका मिला है तुझे अपना शिकार बनाने का। इतना कहते ही वह मेरे ऊपर झपटी और मेरा गला पकड़ लिया। उसने मुझे पटरियों पर धक्का देकर गिरा दिया और मेरे सीने पर बैठ गई। अब वह मुझ पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतना करीब आ गया था कि अंधेरे में भी उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे को देखकर तो मेरी रूह कांप गई। उसकी शक्ल किसी चुड़ैल या डायन जैसी थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी। मेरी सांसें थमने लगीं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसकी आंखें लाल लाल थीं और उसका चेहरा किसी बुरी आत्मा की तरह विकृत और भयानक लग रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। मेरे सीने पर बैठे बैठे वह मुझे डरावनी हंसी के साथ घूर रही थी, जैसे मेरे खात्मे का इंतजार कर रही हो। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं पूरी ताकत से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों को छूते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी मरी हुई चीज को छू रहा हूं। उसकी त्वचा बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि रूखी, सूखी और निर्जीव थी। उसके स्पर्श में कोई गर्मी या ताजगी नहीं थी। उसका चेहरा देखकर तो यह साफ हो चुका था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल या डायन है जो आज मुझे शिकार बनाने पर तुली हुई थी। मुझे अब यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस घने अंधेरे और सुनसान इलाके में किसी तरह बच पाऊंगा। वहां पर मुझे बचाने के लिए किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। मैं पटरियों पर पड़ा पड़ा लगातार अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ रहा था, लेकिन वह मेरे गले को बहुत ही जोर से दबा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी आखिरी घड़ियां चल रही हैं। इसी बीच मेरी नजर अचानक से पटरियों के किनारे पड़े हुए कुछ पत्थरों पर पड़ी। मेरे दिमाग में एक बचने का तरीका आया। मैंने धीरे से एक हाथ से उन पटरियों पर पड़े एक पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। पर हैरानी की बात यह थी कि पत्थर सिर पर लगने के बाद भी उसके सिर से न तो खून निकल रहा था और न ही उस पर कोई असर हो रहा था। मैं बार बार पत्थर से उसके सिर पर वार कर रहा था, लेकिन जितना मैं मारता उतनी ही वह और ज्यादा विकराल होकर मेरे ऊपर हावी होती जा रही थी। मुझे अब लगने लगा था कि मेरी सांसें कभी भी टूट सकती हैं। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था यही मेरी आखिरी रात है। तभी मेरी नजर उसकी नाक पर पड़ी। उसकी नाक बहुत ही लंबी थी, इतनी लंबी कि वह उसके होठों तक पहुंच रही थी। यह देखकर मेरे दिमाग में एक और आखिरी कोशिश का ख्याल आया। मैंने पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से उसकी नाक के अंदर घुसा दिया। जैसे ही नुकीला पत्थर उसकी नाक के अंदर गया, वह जोर से चीखते हुए उछलकर मेरे ऊपर से हट गई।
उसकी चीख इतनी जोर की थी कि आसपास की जगह गूंज उठी। उसके मेरे ऊपर से हटते ही मैं बिना समय गवाए वहां से फटाफट उठकर सीधे दूसरे गांव के फाटक की ओर दौड़ पड़ा। मैं पूरी जान से दौड़ रहा था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर मैं रुक गया तो शायद आज मेरी मौत निश्चित है। पीछे से उसकी चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने बिना पीछे देखे अपनी रफ्तार और तेज कर दी। मैं पटरियों पर बदहवास होकर दौड़ता जा रहा था, लेकिन उन पटरियों पर दौड़ना उतना आसान नहीं था। अचानक मेरे कानों में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, आज चाहे तू कितना भी भाग ले, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तुझे लगता है कि तू यहां से भागकर अपनी जान बचा लेगा? इस आवाज ने मेरे अंदर के डर को और बढ़ा दिया। अब मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह मैं उस दूसरे गांव के फाटक तक पहुंच जाऊं, या वहां काम करने वाला आदमी मुझे मिल जाए तो शायद मेरी जान बच सकती है। मैं पूरी ताकत से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान पटरियों पर चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मेरे मन में उम्मीद जागी कि शायद वह दूसरे फाटक पर काम करने वाला विकास होगा जो मुझे बचाने आ रहा है। इस उम्मीद ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी और मैं उसकी तरफ और तेज दौड़ने लगा। लेकिन इतनी तेज दौड़ने के कारण मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थीं और मैंने एक जगह आकर रुकने का फैसला किया। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी। जैसे ही मैं अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो रोशनी मेरे करीब आ चुकी थी। मैंने नजरें उठाई तो देखा कि सामने वही विकास खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। लेकिन कुछ अजीब था, वह बिना कुछ बोले बस खड़ा था। मैंने जल्दी से कहा, अरे विकास, कहाँ था तू? आज तो मेरी जान ही निकल जाती। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ। विकास की तरफ देखते हुए मैं राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। विकास ने बिना किसी हड़बड़ाहट के एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने वहां से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने तुम्हें कहा था ना कि तुम चाहे कितनी भी दूर भाग लो, लेकिन तुम उसके चंगुल से नहीं बच पाओगे। अब तुमने भागकर अपनी जान खतरे में डाल दी है। यह सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने घबराते हुए विकास से कहा, यार विकास, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूं और तू मुझे यह कह रहा है कि मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि विकास की आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसकी आवाज में वही अजीब सा ठहराव और डरावनी गूंज थी, जैसे वह भी कुछ छिपा रहा हो। अब मेरा डर और बढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। मैं विकास को देख रहा था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह विकास नहीं, बल्कि वही चुड़ैल थी जो मुझे अपने जाल में फंसा चुकी थी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरा कलेजा कांपने लगा। जैसे ही उसका हुलिया बदलने लगा और वो चुड़ैल का रूप धारण कर गई, मेरी हालत और भी खराब हो गई। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका चेहरा डरावना, जैसे कोई बुरी आत्मा मेरे सामने खड़ी हो। मैं वहां बेबस खड़ा था, यह समझते हुए कि अब मेरा बचना नामुमकिन था। तभी चुड़ैल ने अपने हाथ में पकड़ी लालटेन को इतनी जोर से मेरे चेहरे पर दे मारा कि मैं सीधे पटरियों पर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही वह मेरे ऊपर लालटेन का तेल छिड़कने लगी। मेरी सांसें रुकने लगीं, यह देखकर कि वह मुझे जिंदा जलाने की तैयारी कर रही थी। मेरी आवाज गले में ही अटक गई, जैसे मैं चीखना चाहता था पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उस अंधेरे में उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था, और अगर कोई और मेरी जगह होता तो शायद डर के मारे ही मर जाता। जब उसने मेरे ऊपर तेल छिड़कना शुरू किया, मेरी नजर उसके खून से सने हुए नाक पर पड़ी। तभी मुझे याद आया कि मैंने पहले उसके नाक में पत्थर मारा था और उसी से उसका नाक घायल हो गया था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद उसकी कमजोरी उसकी नाक में ही थी। जिस तरह रावण की मौत उसकी नाभि में थी, उसी तरह इस चुड़ैल की कमजोरी भी उसकी नाक ही हो सकती थी। अब मेरे पास समय बहुत कम था। मुझे जल्दी से कुछ करना था, वरना वह मुझे जिंदा जला देती। मैं जमीन पर पड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि कैसे फिर से उसके नाक पर हमला करूं। तभी दूर से एक और रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार मैं नहीं समझ पाया कि यह किस चीज की रोशनी थी।
उस रोशनी पर ध्यान देने की बजाय मैंने अपना पूरा ध्यान उस चुड़ैल से खुद को बचाने पर लगा दिया। उससे पहले कि वह मुझ पर पूरी तरह से तेल छिड़ककर आग लगा देती, मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और जल्दी से पटरियों पर पड़ा एक और पत्थर उठाया। इस बार मैंने सीधे उस पत्थर को उसकी नाक में घुसाने का निशाना बनाया। मैंने जितनी ताकत से हो सकता था पत्थर से वार किया और जैसे ही पत्थर उसकी नाक में धंसा, वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में गूंज गई। उसकी चीख सुनकर मैं समझ गया कि मेरा वार सही जगह पर लगा था। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और दर्द में तड़पने लगी। यह मौका मेरे लिए बचने का था। मैंने बिना कोई वक्त गंवाए पटरियों से उठकर वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस चुड़ैल की नाक पर पत्थर से वार करता हूं, उसकी जोरदार चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपने नाक को कसकर पकड़ लिया और दर्द से तड़पने लगी, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि अब यही उसका कमजोर बिंदु है। वह दर्द से कराह रही थी और मैं अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर उस लालटेन पर पड़ी जो उसने मेरे ऊपर तेल छिड़कने के लिए इस्तेमाल की थी। बिना देर किए मैंने फटाक से उस लालटेन को उठाया और सोचा कि जो तेल बचा हुआ है उसे उस चुड़ैल पर छिड़क दूं। लेकिन जैसे ही मैंने तेल छिड़कने की कोशिश की, मेरे होश उड़ गए। उस लालटेन में से तेल नहीं बल्कि लाल लाल खून जैसा तरल पदार्थ निकलने लगा। मैंने उसे अपने हाथ पर देखा तो वह सचमुच खून ही था। यह देखकर मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसी बीच मुझे अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे रमेश, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने चौंक कर पीछे देखा तो विकास खड़ा था। उसकी हालत भी चुड़ैल को देखकर दयनीय हो गई थी। मैंने उससे घबराते हुए कहा, भाई, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। अभी थोड़ी देर पहले इसने तेरा रूप लेकर मुझे धोखा दे दिया था। विकास ने मेरी बात सुनी, लेकिन मेरे मन में एक शंका उठी कि कहीं ये विकास भी कोई छलावा तो नहीं है। मैंने उससे शक भरी निगाहों से पूछा, भाई, तू सच में विकास ही है ना? मेरे यह कहने पर पीछे खड़ी चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसने डरावनी आवाज में कहा, वाह, आज तो एक ही जगह दो शिकार मिले हैं। अब तुम दोनों को मारकर मुझे मजा आएगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने खड़ा विकास असली है, क्योंकि चुड़ैल ने सीधे तौर पर हम दोनों को शिकार बताया था। अब विकास ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई, तू इधर आ, इस चुड़ैल को मैं देखता हूं। विकास ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लिया। फिर उसने अपनी कमीज की जेब से एक पोटली निकाली और उसमें से कुछ पाउडर जैसा निकाला। उसने बिना कुछ कहे वह पाउडर उस चुड़ैल पर फेंका। जैसे ही वह पाउडर उस चुड़ैल पर पड़ा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरी जान में जान आई। विकास ने फिर उसी पोटली से थोड़ा सा पाउडर निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। उसने कहा, अब फटाफट यहां से भाग चल। हम दोनों ने बिना कोई और समय गंवाए दौड़ लगाई और विकास के गांव के फाटक की तरफ भागने लगे। थोड़ी ही देर बाद हम फाटक पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरी धड़कनें शांत होने लगीं और मैंने राहत की सांस ली कि इस भयानक रात से आखिरकार मैं बच निकला था। फाटक पर पहुंचने के बाद विकास ने मुझसे पूछा, आखिर आज तेरे साथ क्या हुआ था? मैंने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे वह चुड़ैल अचानक मेरे सामने आई, कैसे उसने मेरा पीछा किया और आखिर में विकास की मदद से मैं बच पाया। मेरी बात सुनकर विकास ने मुझे बताया कि इन पटरियों पर कई लोग आत्महत्या करते हैं और उनकी आत्माएं यहां भटकती रहती हैं। शायद वही औरत भी ट्रेन से कटकर मरी होगी और अब उसकी आत्मा दूसरों को परेशान करती है। विकास ने कहा, मैं जानता था कि आज रात तेरी ड्यूटी यहां लगेगी, इसलिए मैं पहले से ही महाकाल का ताबीज लेकर आया था। इस ताबीज की वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत या आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी की वजह से आज हम दोनों की जान बची है। फिर विकास ने मुझे सलाह दी, तू भी अब से ये ताबीज हमेशा अपने साथ रखना। यह तुझे हर बुरी आत्मा से बचाएगा। उस रात तो विकास की मदद से मैं बच गया, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उस ताबीज को अपने से अलग नहीं किया। अब मेरी उम्र भी ढल चुकी है और मेरे रिटायरमेंट में बस 5 साल बचे हैं।
उस घटना के कुछ साल बाद मुझे प्रमोशन भी मिल गया था, जिससे फाटक पर मेरी ड्यूटी से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।